कीजिएगा। तो काला जर को पहचानने के लिए आइडेंटिफिकेशन या इसी को हम लोग बोलते हैं लिस्मेनेसिस। लिस्मेनेसिस के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो अनीस? कुछ बोल रहे हैं? मेरा आवाज नहीं जा रहा है? फोटो जा रहा है? आ गया? थोड़ा सा नेटवर्क आपका स्लो होगा, हो जाएगा ठीक, वेट कर लीजिए। देखिए, काला जर में आपको जो पढ़ना है उसमें पढ़ना है पहला कि उसको पहचानिएगा कैसे, आइडेंटिफिकेशन क्या है। दूसरा है कि कौन किसके वजह से इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शियस एजेंट क्या है। तीसरा बात जो पढ़ना है वो अकरेंस है, कि पाया कहाँ जाता है। चौथा बात जो समझना है वह है कि इसका सोर्स क्या है, रिजर्वर्स क्या है। इसमें जो उपयोगी पॉइंट होगा आप उसको चाहेंगे तो आप नोट्स वाले में भी जोड़ सकते हैं। पांचवा पॉइंट इसमें समझना है मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फैलता कैसे है। पांचवा पॉइंट इसमें पढ़ना है ससेप्टिबिलिटी क्या है, कितनी इसकी आयु है, कैसे है, कितने कैसे ये सरवाइव कर सकता है। और लास्ट पॉइंट पढ़ना है मेथड ऑफ कंट्रोल, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। इतना बात पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी जो पढ़े हैं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जिसमें आप पढ़े होइएगा, याद है हमको भी, सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़े थे, हिस्ट्री पढ़े थे, हैबिट एंड हैबिटेट पढ़े थे, अकरेंस पढ़े थे, ठीक है। उसके बाद इसके फॉर्म थे, लिस्मेनिया के अलग अलग फॉर्म थे, जिसमें लेप्टोमोनाइड फॉर्म था, ठीक है, मैन में भी था, उसके बाद ये था। तो यही हम लोग पढ़े थे, लेकिन अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसमें बड़ा भी कर देते हैं और समझने में भी आसानी हो सके, इसलिए ये सारी बातों पे चर्चा करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, किसी भी को पहचानते हैं, ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन कहता है। अब लिस्मेनिया को आइडेंटिफाई खास करके ये बच्चों को बहुत नुकसान करता है। फैटल डिक्रीज काला जर, ठीक है, फैटल डेथ, बच्चों की मौत इस बीमारी से कई बार हो जाती है, लिस्मेनेसिस की वजह से या काला ज्वर की वजह से, ठीक है। मोस्टली अफेक्ट करता है चिल्ड्रन एंड उसके बाद एडल्ट या यंग अवस्था तक पहुंचता है, लेकिन अधिकांशतः यंग बूढ़े व्यक्ति को कम इन्फेक्ट करता है या बच्चों को। इसके अलावा यह इसके अलावा और बाकी लोगों को इफेक्ट करता है। तो लिस्मेनेसिस जो होता है यह हाईली फेटल डेडेड मतलब मारने वाला बीमारी होता है और मोस्टली इफेक्ट करता है चाइल्ड और यंग स्टेज को, ठीक है। अब कह रहा है क्लिनिकल टाइप, लिस्मेनेसिस में भी कई तरह के टाइप्स है। तो क्लिनिकल टाइप में जब हम क्लिनिक में ले जाते हैं तो क्लिनिक में लिस्मेनिया को पहचानने के लिए 4 तरह की चीजों रखा गया या 4 चीजों से पहचाना जाता है। एक होता है वेसरल लिस्मेनेसिस, ठीक है, एक होता है क्यूटिनियस लिस्मेनेसिस, घबराने की बात नहीं है कि जो बात हम पढ़ा रहे हैं वो आपको हम भेज देंगे। दूसरा है वेसरल लिस्मेनेसिस, तीसरा है म्यूकेटेनियस लिस्मेनेसिस, और पांचवा है डिफ्यूज क्यूटिनियस लिस्मेनेसिस। अलग अलग टाइप का है, मतलब क्लिनिक में जब जाते रहिएगा तो बीमारियों को पहचानने के लिए अलग अलग मेथड्स हैं जिससे उस बीमारी को पहचाना जाता है। तो हमने 4 बात बताया गया क्लिनिकल में। वेसरल ऑर्गन क्या होता है, ठीक है, तो वेसरल ऑर्गन जैसे हो गया माउथ के रास्ते से जिस ऑर्गन को जाता है वेसरल पार्ट्स, ठीक है, तो उस रास्ते में जो है फर्टिलिटी कई बार इंक्रीज कर जाता है। एक होता है क्यूटिनियस, जब स्किन के माध्यम से आपके बॉडी के अंदर प्रवेश कर रहा है, ठीक है, नाक के माध्यम से प्रवेश कर रहा है, कान के माध्यम से कर रहा है, म्यूकेटेनियस उसको कहते हैं, और डिफ्यूज क्यूटिनियस कहते हैं, ठीक है।
मतलब तो ये 4 टाइप्स है जिसके माध्यम से क्लिनिकल, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सबसे पहले बात जो हम लोग कहे हैं वो है क्लिनिकल, कि क्लिनिक आप लोग कहिएगा कि लिस्मेनिया हो गया, लेकिन क्लिनिकल में देखिएगा कि कौन तरह की लिस्मेनिया है या उसका वो आपके बॉडी के अंदर कहाँ किस माध्यम से पहुंचा है। अब इसके क्लिनिकल फीचर की बात करेंगे। क्लिनिकल फीचर में कहेगा कि डॉक्टर के पास जाइएगा तो आप सिम्टम्स बताइएगा कि हाँ हमको काला जर हो गया है, डॉक्टर चेक करेगा तब आपको पता चलेगा। लेकिन आप पहले अपना गुण बताइएगा, पहले तो चेक नहीं कर देगा। पहले बार आप डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो उसको आपको बताइएगा ना कि हमको क्या क्या हो रहा है। तो इस बीमारी का जो लक्षण है वह का है फीवर। एक निश्चित ड्यूरेशन पर इसमें फीवर होता है, बुखार लगता है, ठीक है, लंबा समय तक। मतलब कालाजार के कंडीशन में ये भी बुखार लगना जो है लंबा, ये लगभग 1 सप्ताह तक भी रह सकता है। यह साइक्लिक भी हो सकता है कि हाँ एक निश्चित टाइम पे रिपीट कर रहा है, या इरेगुलर भी हो सकता है। मलेरिया वाला केस में क्या पढ़े थे कि जो भी ये होता है वो एक निश्चित टाइम पे रिपीट करता है, लेकिन इसमें ये पढ़ना क्या है कि यह साइक्लिक भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक चीज हो गया कि इसमें बुखार लगता है, ठीक है। मतलब लिस्मेनिया में क्लिनिकल स्तर पे जब आप जांच करने के लिए जाएंगे तो आपको कई सारा चीज मिलेगा, जिसमें एक आपको फीवर की बात आएगी, हाँ कि फीवर लगता है ऐसे से। दूसरा कहिएगा कि हाँ पैर हाथ देह हाथ में दर्द करता है, तो फैटिक जो है इसको बोलते हैं फैटिक वीकनेस, पैर हाथ में जो है झुनझुनी बढ़ना, दर्द करना, तो ये चीज देखने को मिलेगा। तो एक फीवर हो गया, और दूसरा होता है फैटिक वीकनेस। तीसरा होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, ठीक है, पेट में दर्द करता होगा, पेट आपका एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मतलब पेट संबंधी भी समस्या इसमें देखने को मिल जाएगा। 3 बीमारी आप बता दिए। चौथा फिर पूछेगा और क्या होता है, तो कहिएगा कि बच्चा को बार बार वोमिटिंग होता है, वोमिटिंग हो जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन में खास करके वोमिटिंग का लक्षण होता है। हो सकता है कि डायरिया हो जाए, उल्टी और दस्त दोनों होने लगे, तो ये कंडीशन भी बच्चों में देखने को मिलता है। ये खास करके ये सब कंडीशन चिल्ड्रन में होता है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों में कफ रह सकता है, कफ, ठीक है, ये भी बच्चे का ही सिम्टम्स है कि बच्चा में अगर काला जर हो रहा है तो ये कफ हो सकता है। और क्या होगा, तो और होगा स्किन, स्किन जो होगा स्कैली हो जाएगा, मतलब स्किन रुखड़ा रुखड़ा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, बच्चा का स्किन डार्क हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट बनाने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो ये सारा बात है कि बच्चा में क्या क्या सिम्टम्स, हम सारा नोट्स भेज देंगे, उसके लिए घबराने की बात नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो। तो कालाजार के बारे में हम लोग ने इतना बात क्लिनिकल स्तर पर देख लिया कि क्लिनिकल स्तर पर गए तो कहा कि कितना वर्ष की उम्र में होगा, तो मुख्य रूप से बच्चों को होगा और यंग को होगा, बूढ़ा व्यक्ति को नहीं होगा। और कहा कि आपको क्या क्या होता है, तो आप कहिए कि नहीं सर बुखार लगता है, लगभग 1 सप्ताह से बुखार लगा हुआ है। और क्या होगा, तो कहेगा कि अच्छा ठीक है कि उम्र क्या है, तो बच्चा है, तो उम्र बच्चा होगा या एडल्ट होगा, इसी दोनों के एज होगा, खास करके बच्चा को और उसके बाद एडल्ट को प्रभावित करता है। देह हाथ में दर्द रहता है, बच्चा तो नहीं बता सकता लेकिन फिर भी कहा कि देह हाथ में दर्द रहता है, पेट में भी दर्द रहता है, उल्टी होता है, लूज मोशन होगा, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, और क्या है तो कफ हो गया। और क्या हो गया कि बच्चा का स्किन जो होगा रुखड़ा रुखड़ा तरह का हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, काला कलर का हो जाएगा, डार्क। तो ये सारा जो सिम्टम्स है आइडेंटिफिकेशन के लिए, मतलब काला जर को पहचानने के लिए क्लिनिकल स्तर पर 2 चीज हम लोग ने देखा है। एक चीज ये देखे कि इसके कितने टाइप है, तो हम लोग ने कहा कि डॉक्टर जो पहचानने का होगा ये आप नहीं पहचान पाइएगा। क्लिनिकल स्तर पर डॉक्टर ये देखेगा कि म्यूकस में है कि कहाँ है, तो उस स्तर पर 4 तरीके से वो पहचानने का काम किया। उसके बाद आपका ही लक्षण है, आप ये सब बताइएगा, ठीक है, आप ये बताइएगा, डॉक्टर ये समझेगा और इसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। तो ये सारा बात हो गया। अब आता है साइन। अब डॉक्टर अपने स्तर से जब ये समझ गया कि हाँ ये चीज हो रहा है, तो अपने स्तर से कुछ बातों को वो समझने का कोशिश करेगा, जिसमें वो देखेगा कि क्या इसमें क्या क्या इसमें हो सकता है या क्या क्या ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो देखता है तो उसमें यही होता है कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया का मतलब हम समझते हैं कि खून की कमी या बॉडी के अंदर जो आरबीसी की मात्रा है उसकी कमी हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है।
ठीक है। हो सकता है कि आरबीसी की कमी हो जाए, ठीक है। इसके अलावा एंटी रेड सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब आरबीसी में ही मतलब आरबीसी में ही हेमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। जिसके वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर सेल्फ एंटीजन तैयार हो जाएगा, आपके बॉडी में खुद ब खुद स्वतः एंटीजन तैयार होगा। हम जानते हैं कि एंटीजन नुकसान करता है, तो बॉडी में कोई चीज की कमी शुरू हो जाएगी तब ये आपको बॉडी के अंदर ये शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, तो ये डॉक्टर की भाषा है, डॉक्टर इस चीज को समझता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एटिपिकल फीचर्स, अब देखते हैं इसका फीचर्स क्या क्या है। तो फीचर्स में कहता है कि सेवरल ईयर्स आफ्टर अपरेंट्स क्योर कालाजर इन अबाउट 10% केसेस। कई बार क्या होता है कि कुछ बहुत साल के बाद भी कई बार ये बीमारी जो है रिपीट कर जाता है, ठीक है। और 10% ऐसे केसेस में देखने को मिलता है। इसके अलावा कह रहा है कि मल्टीपल स्किन यूजुअली विदाउट अनक्लिडेशन मेनली ऑन द एक्सपोज पार्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी के कई पार्टों में स्किन जो होगा वह क्या कहते हैं, रुखड़ा हो जाएगा, या कह सकते हैं कि वह पेनिट्रेट कर जाएगा, पोड़ी लगने लगेगा, उसके अंदर नमी की मात्रा नहीं होगी। तो ये सारा चीज देखने को मिलता है। तो ये चीज हो गया क्लिनिकल स्तर पे। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना बात को देखने को मिलता है। या बॉडी में कहीं स्किन पर जो है बड़ा सा धब्बा की तरह निकल जाएगा, कहीं बॉडी के किस पार्ट में स्किन किसी किसी को देखते हैं पूरा उजला उजला हो जाता है कहीं बॉडी में, कहीं कहीं पर। तो उजला उजला जो हो जाता है यह उसी का लक्षण है, ठीक है। ऐसे हम भेजेंगे तो उसमें आपको देख साफ साफ पता चल ही जाएगा। तो उसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट में, कभी पीठ पर, कमर में, स्किन पर उजला उजला धब्बा होने लगता है, वो कालाजर कभी आपको हुआ था, उसी का ये सिंबल है। क्लिनिकल हाइपोथेसिस के रूप में इसको पहचाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब आगे देखते हैं। अब है डायग्नोसिस ऑफ कालाजर। डायग्नोसिस करने के लिए, पहचान करने के लिए, कालाजर को आप पहचान करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए क्या करेंगे। तो कुछ टेस्ट है, जैसे पीसीआर, जानवे करते हैं पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए में कितना कॉइलिंग हुआ है, ठीक है, उस माध्यम से पता किया जाता है। इसके अलावा और भी कई तरह के टेस्ट है, ठीक है। डीएटी करके कुछ है, सीएफटी करके है, RK39 स्ट्रिप टेस्ट है, ठीक है, एल्डिनो हाइड्रेट टेस्ट है। मतलब कुल मिला के 5 टेस्ट है। पहला तो ये चीज हो गया डायग्नोसिस करने के लिए। आइडेंटिफिकेशन में आपको डायग्नोसिस भी आ जाता है। डायग्नोसिस करने के लिए आपने जो टेस्ट किया वो कौन कौन सा टेस्ट है, एक डीएटी टेस्ट है, एक पीसीआर टेस्ट है, एक सीएफटी टेस्ट है, ठीक है, एक एलडी हाइडेज टेस्ट है। इससे मदद मिल जाएगा आप लोग को, बहुत पॉइंट बनेगा। इसके बाद RK39 स्ट्रिप टेस्ट है। इतना सारा टेस्ट है जो डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है। चलिए अब आता है, तो ये पहला हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हमने किस स्तर पे किया, हम काम किया, तो क्लिनिकल स्तर पे किया, 4 तरह से बांटा। फिर हम लोग पेशेंट से पूछ कर क्या क्या होता है वो हो गया। उसके बाद हमने उसको टेस्ट करने के लिए डॉक्टर के पास, मतलब लैब में भेज दिया, तो ये सारा टेस्ट उसका हुआ, ठीक है। इसके बाद लक्षण देख लिए कि क्या क्या लक्षण होता है। तो स्किन में हम लोग स्किन वाला बात देख लिए कि स्किन ड्राई हो गया था, स्किन पे उजला उजला तरह का धब्बा आ गया था, ठीक है, धब्बा वाला बात हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए इतना काफी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप इतना माध्यम से कर सकते हैं, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात। अब आता है इन्फेक्शियस एजेंट। दूसरा चीज देखते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रभाव, और एजेंट का मतलब होता है जिसकी वजह से होता है। तो लिस्मेनिया के मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 एजेंट्स है। लिस्मेनिया के कितने एजेंट्स हैं, 5 एजेंट्स हैं। मतलब किसी पर्सन में अगर लिस्मेनिया होता है, काला जर होता है, तो उसके 5 एजेंट्स होते हैं जिसकी वजह से लिस्मेनिया होता है, ठीक है। कौन कौन है, तो जो भी होगा उसमें एल लगा होगा, ठीक है। तो लिस्मेनिया डोनावानी, ठीक है, याद नाम तो सुना ही होगे। लिस्मेनिया डोनावानी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें होता है वेसरल लिस्मेनेसिस, कालाजर, या इसी को पोस्ट कालाजर के नाम से जानते हैं।
तो लिस्मेनिया डोनावानी जो है यह कैसा लिस्मेनिया है? तो वेसरल लिस्मेनेसिस इसको कहा जाता है, या पोस्ट कालाजर के नाम से जाना जाता है, या पीकेडीएल। पीकेडीएल मतलब पोस्ट कालाजर डेंटल डर्मल लिस्मेनेसिस, इसलिए इसको पीडीएल हम बोलते हैं, पीकेडीएल, पीकेडीएल। ठीक है, एक ये हो गया, एक हो गया वेसरल लिस्मेनेसिस, मतलब लिस्मेनिया डोनावानी की वजह से जो होगा वो वेसरल ऑर्गन में, ठीक है, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से कवर करता है, तो वो वेसरल ऑर्गन्स होते हैं। पेट उट जैसे हो गया, पेट में जो सब, तो वो वेसरल ऑर्गन हो गया, तो वहां पे देखने को मिलेगा। पीकेडीएल हो गया, पोस्ट बता ही दिए, पोस्ट काला, पोस्ट डर्मल लिस्मेनेसिस, पीकेडीएल हो गया, पोस्ट काला जर डर्मल लिस्मेनेसिस। तो डोनावानी की वजह से होगा। तो इसके 5 है, जिसमें से पहला ये है और सबसे फेमस यही है। दूसरा आता है लिस्मेनेसिस इन्फेंटम, इनफेंटम। दूसरा लिस्मेनिया जिसकी वजह से होता है उसका नाम होगा लिस्मेनिया इन्फेंटम। ठीक है, इसको बोलते हैं इनफर्टाइल वेसरल लिस्मेनेसिस। ठीक है, वह तो पूरा प्रोजेक्टाइल नहीं होता है, इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब अपनी संख्या नहीं बढ़ सकता है, तो लिस्मेनिया होता है जिसको बोलते हैं इनफर्टाइल। तीसरा होता है लिस्मेनिया टोपिका। ठीक है, तीसरा होता है लिस्मेनिया टोपिका। एक हो गया ये, 2 हो गया ये, तीसरा हो गया लिस्मेनिया टोपिका। ठीक है, लिस्मेनिया टोपिका की वजह से क्या होता है, इसको अर्बन लिस्मेनिया के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? अर्बन, अर्बन लिस्मेनिया के नाम से जानते हैं। 3 हो गया। तीसरा हो गया लिस्मेनिया मेजर, ये हो गया 3 हो गया। चौथा होता है लिस्मेनिया मेजर, ये अर्बन वाला है। अर्बन मतलब बाहरी होगा, अरब उरब से आया होगा इसलिए। ठीक है, अर्बन हो गया मतलब शहरी क्षेत्रों में होने वाला। ठीक है, और चौथा लिस्मेनिया मेजर, यह रूरल क्षेत्र में होता है। बाहर अगर शहर वहर में होगा तो लिस्मेनिया टोपिका इसको बोला गया, अर्बन में होता है। और लिस्मेनिया मेजर जो हो गया वो खास करके क्या हो गया, रूरल क्षेत्र में होता है, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5वां देखेंगे जिसका नाम है लिस्मेनिया एटोपिका। ठीक है, लिस्मेनिया एटोपिका, यह जो होता है लिस्मेनिया एटिपोइका, ये 5 तरह के होता है। ये डिफ्यूज क्यूटिनियस लिस्मेनियासिस कहलाता है इसको। तो इतना बात को आपको ध्यान रखना है। कितने वजह से होता है लिस्मेनिया? 5 कारणों से। 5 इसका एजेंट है जिसकी वजह से लिस्मेनिया होता है। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं है। डाटा इकट्ठा करते हुए डाटा समझने में बहुत मदद करेगा, लिखने में भी। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग क्लिनिकल स्तर पर देख लिए, डॉक्टर अपने स्तर पर क्लिनिकल किया, क्या क्या प्रभाव हुआ वो देख लिया, कौन कौन टेस्ट हुआ वो देख लिया, इन्फेक्शन के लिए 5 एजेंट्स हो गए वो देख लिए, लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया फैंटम, लिस्मेनिया टोपिका, लिस्मेनिया मेजर और लिस्मेनिया एटोपिका। ये 5 की वजह से आपको ये लिस्मेनिया देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। अकरेंस, अगला टॉपिक जो आता है वो आता है अकरेंस। अकरेंस मतलब पाया जाना। तो 48 डिस्ट्रिक्ट है, 48 डिस्ट्रिक्ट है और 4 स्टेट्स है। 48 डिस्ट्रिक्ट और 4 स्टेट्स में यह देखने को मिलता है। कौन से लिस्मेनिया का जो केसेस है वह 48 को डिस्ट्रिक्ट में और 4 को स्टेट में देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्र है, कुछ जम्मू कश्मीर से सटा हुआ जो क्षेत्र सब है वहां के एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन, ये 4 गो स्टेट जो है उसी के आसपास के हैं जहां पर देखने को मिलता है लिस्मेनिया का केस ज्यादा होता है। सबसे जो ज्यादा केस देखने को मिलता है वो यूपी वाले क्षेत्र में है। ठीक है, चलिए यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में यूपी में पूरा यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहा जाता है कि 1991 में दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा लिस्मेनिया का केसेस देखने को मिला था। 1991 में सबसे ज्यादा केस देखने को मिला है
लेकिन पिछले कई दशकों में इसकी संख्या बहुत कम हो गई है। लेकिन 1999 में 80,000 केस लगभग इससे देखने को मिला था, और लास्ट में 2003 के का डाटा जो है उसमें 20,000 केस मिला, मतलब बहुत कम हो गया। बाद में टेबलेट दवा हुआ आ गया होगा तो उसका प्रभाव कम हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता है हिस्ट्री की बात करेंगे कालाजार के इंडिया में। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम लोग 3 स्टेट की बात करते हैं, एक वेस्ट बंगाल, एक आसाम, एक बिहार। ठीक है, वेस्ट बंगाल में इस काला ज्वर को ज्वार वीकर के नाम से जानते हैं। वेस्ट बंगाल में काला ज्वर अगर किसी को होता है तो उसको हम लोग ज्वार वीकर के नाम से जानते हैं। और कहा जाता है कि बांग्लादेश के क्षेत्रों में 1824 से 25 ईस्वी के दौरान, फिर उसके बाद 1832 से 1833 के दौरान, ठीक है, हुगली में, फिर उसी कोलकाता में 43 से 46 के दौरान ये बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। कौन कौन स्टेट है? एक हो गया वेस्ट बंगाल, अकरेंस में देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल हो गया, आसाम हो गया, और एक बिहार अपना हो गया। तो बिहार में इसको काला दुख के नाम से जानते हैं। बिहार में काला ज्वर को काला दुख के नाम से जानते हैं, और आसाम में इसको सरकारी बीमारी के नाम से जानते हैं। कौन बीमारी? सरकारी बीमारी। ठीक है, और वेस्ट बंगाल में इसको ज्वार वीकर के नाम से जानते हैं। तो ये क्षेत्र जो है खास करके कालाजार से प्रभावित हुआ है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन क्षेत्र? हुगली का क्षेत्र है, नोएडा का क्षेत्र है, बांग्लादेश से के सटा हुआ कुछ है। ठीक है, आसाम में भी कुछ क्षेत्र है, और बिहार में भी। 1891 ईस्वी में जब पूरा दुनिया के पास 80,000 केसेज आया था तो इसको इपिडेमिक्स घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो प्रभावित डिस्ट्रिक्ट था अपना वो पूर्णिया था। पूर्णिया में सबसे ज्यादा ये बीमारी फैला था 1882 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 1891 में इसको ग्लोबल ये अब आता है ग्लोबल अकरेंस। पूरा दुनिया वैश्विक स्तर पे अगर बात करेंगे कालाजार का तो क्या है? तो वैश्विक स्तर पे 5 कंट्रीज है जहां पे सबसे ज्यादा महादेश है, जहां पे ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। एक अफ्रीका, एक एशिया, एक यूरोप, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक इन क्षेत्रों जो है ये बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। चलिए, तो ये हो गया अकरेंस के बारे में। अब आता है, इसके बाद आता है विसरल लेशमैनियासिस कालाजार। विसरल लेशमैनियासिस क्या होता है कि ये बाइट के माध्यम से इंफेक्शन करता है। जब आपके बॉडी में बाइट करता है तो अपने बॉडी से ल्यूटजेमिया नाम का सब्सटेंस आपके बॉडी में छोड़ देता है। कौन सब्सटेंस? ल्यूटजेमिया नामक सब्सटेंस आपके बॉडी में छोड़ देता है, जिसके वजह से अब ये प्रोटोजोआ पैरासाइट है। ये पैरासाइट किसका है? प्रोटोजोआ का है, क्योंकि आप लोग फाइलम में पढ़े होइएगा, फाइलम प्रोटोजोआ, उसके बाद सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास मस्तिगोफोरा, सब क्लास जू मस्तिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमेनिडिया, जीनस लिस्मेनिया, स्पेसीज, डोनोवानी, ये सारा चीज। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक एंड इसका जो है प्रभावी क्षेत्र में जहां पे पानी की समस्या अर्बन क्षेत्रों में देखने को मिलता है, उस जिस क्षेत्र में कालाजार का इन्फेक्शन ज्यादा होगा उस क्षेत्र में HIV का भी संक्रमण बढ़ने का डर ज्यादा रहता है। तो ये हो गया। अब रिजर्वर्स देखते हैं। तीसरा आपको देखना है रिजर्वर्स। रिजर्वर्स क्या होता है? रिजर्वर का मतलब होता है कि इसको ये कहाँ कहाँ मुख्य रूप से पाया जा सकता है। तो मैन में सबसे पहले पाया जाता है, और इसके पढ़े होइएगा कि कितने फॉर्म में पाया जाता है। तो लेप्टेमोनाइड फॉर्म है, ठीक है, जू मस्तिगेटी फॉर्म है। कह रहा कि मैन में ये सबसे मैन में डिटेक्ट किया गया है
खास करके इंडिया सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्रों से, ठीक है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के क्षेत्रों में इसको किया गया है। इसके बाद अफ्रीका में किया गया है, मेनली प्रिवेंट रूरल एरियाज, खास करके यह ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला है। सीजनली ये क्या है, वेक्टर की वजह से इसको ले जाने वाला मच्छर होता है और मच्छर इसको लेके चले जाता है, किसको, कालाजार को। तो रिजर्वर्स की बात करके ये सीजनली होता है, ठीक है, वर्षा के बाद यह कालाजार का मच्छर पनपता है, इसका वर्षा के बाद का टाइम होता है और सीजनली यह प्रभावित करता है, हर साले ये एक बार आपको प्रभावित करके चला जाएगा, ठीक है। रूरल एरियाज में भी, अर्बन एरियाज में भी इसका ये ज्यादा ये होता है, क्लाइमेट इसके लिए फैक्टर बनता है। अफ्रीका और एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब आता है कि मेथड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये फैलता है। तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है कि ब्लड के लेन देन से ये फैल सकता है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी है, अगर फीमेल को हो गया तो मेल को अगर होगा तो उससे भी यह हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या क्या हो गया, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया एसटीडी के थ्रू यह फैल जाता है, ठीक है। और किसके थ्रू फैलेगा, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू फैलेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू यह फैल जाता है। और किसके थ्रू फैलेगा, ठीक है। तो यह और इसका जो कारण है वह है माँ को अगर हो जाता है तो बच्चा को भी, माँ के अगर हो जाता है तो बच्चा को भी हो जाएगा, ठीक है। टू मच हल्दी, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, पर्सन टू पर्सन थ्रू द शेयरिंग, ठीक है, पर्सन टू पर्सन थ्रू द शेयरिंग, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी यह बीमारी फैलता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो ये हो गया, तो एसटीडी के माध्यम से माँ से बेबी में, ठीक है, एसटीडी के थ्रू पर्सन टू पर्सन सब्सटेंस को शेयर करने से यह फैल जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करेंगे, ये सब पॉइंट नहीं लिखे होंगे, ये सब पॉइंट को आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है इसका प्रभाव 10 दिन, मिनिमम 10 दिन, अब देख रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड, तो मिनिमम ये 10 दिन और मैक्सिमम 2 ईयर, 10 से 2 ईयर तक ये प्रभावित करता है। अब आता है ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसके अलावा 10, मिनिमम 10 दिन और मैक्सिमम, अच्छा 6 से 9 दिन तक इसका प्रभाव ज्यादा रहता है, 6 से 9 दिन तक प्रभाव, छठा से 9वां दिन तक का प्रभाव इसका ज्यादा रहेगा। उसके बाद 25 दिनों के बाद इसका प्रभाव घटना शुरू होता है। तो ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड, जितना टाइम तक ये आपकी बॉडी को प्रभावित करता है उस पीरियड को इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब आता है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि आप जानते हैं कि यह डिजीज जो होता है इसकी मोर्टेलिटी रेट 100% है, ठीक है, ये बहुत तेजी से फैलता है, ठीक है, और इसके अलावा इसको ट्रीटेड करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है, कह रहा कि स्लाइटली मोर प्रिवेंट एमोंग द मेल देन फीमेल, कालाजार इज मोस्ट सर्व फ्रॉम द डिजीज विच इज द अनट्रीटेड हैज मोर्टेलिटी रेट ऑफ 100%, क्योंकि कालाजार का जो ट्रीटेड ये रेट होता है ससेप्टिबिलिटी वो 100% है और जल्दी ये खत्म नहीं होगा, इसको टाइम लगता है खत्म होने, मतलब ये चाहिएगा कि 5 से 7 दिन में या 25 दिनों में खत्म कर दिया जाए, सो नहीं हो सकता। तो ससेप्टिबिलिटी इसका क्या है, कम है। अब आता है मेथड ऑफ कंट्रोल, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो बगल में आसपास में चूंकि मच्छर का प्रोडक्शन होना है तो नाली उली का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को सबसे पहले डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ठीक है। ऐसे बाकी हम आपको थ्योरी तो बताए ही हुए हैं, थ्योरी जैसे पढ़ा हुआ वही थ्योरी है, ये केवल एक चीज है, एक डाटा है जिससे आप कुछ चीजों को जोड़ सकते हैं। आपको हम पीडीएफ सेंड कर देंगे और वहां से आपको ये, ठीक है, कुछ डाटा उसमें जोड़ दीजिएगा जिससे वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो मोड ऑफ कंट्रोल है कि कैसे, मेथड ऑफ कंट्रोल है कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके आसपास में नाली उली का क्षेत्र है तो वहां पर डीडीटी का छिड़काव कर देंगे, ठीक है। 6 फीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड ट्वाइस एनुअली, ठीक है। कह रहा है कि जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं अगर नाली उली है तो उससे कम से कम 6 फीट तक की दूरी जो होना चाहिए वो आपका संरक्षित होना चाहिए, उसके आसपास में घर होगा तो इसके मच्छर आप तक पहुंच सकते हैं,
ठीक है, इसके लिए कंप्लीट डायग्नोसिस की जरूरत होती है, कंप्लीट पहचानना है। इसके अलावा जो रूरल क्षेत्र है जहां पर लोग शिक्षित नहीं है, इन चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, तो उन क्षेत्रों में एडुकेशन की जरूरत होनी चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए लोगों को। ठीक है, मैनेजमेंट क्या, कालाजार के लिए क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, तो कालाजार के लिए जो मैनेजमेंट है वो 20 mg SSG सब्सटेंस है, उसको पानी में घुलाकर, ठीक है, डेक्स्ट्रोन के साथ 20 दिनों तक छिड़काव करना चाहिए। तो ये कालाजार के लिए है। इसका इफेक्ट की बात करेंगे, कंट्रोल एंड इफेक्ट, कालाजार का कंट्रोल और इफेक्ट की बात करेंगे तो कालाजार जो होता है यह जनरली 1990 से 1991 के बाद कंट्रोल ही किया गया है। सरकार ने इसके लिए बहुत सारी नियम कानून कायदे बनाई है और समय समय पे जो है दवा का छिड़काव करके आपको कंट्रोल कर दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत तरह की टेक्निकल सपोर्ट्स की व्यवस्था की है, समय समय पर वह इसका जायजा लेता है। ठीक है, इसके अलावा इस पे WHO का भी नजर है, WHO भी इस पर लगातार काम कर रही है। ठीक है, कि कालाजार की मेडिसिन, ठीक है, जब वर्षा के टाइम का सीजन आए तो उस समय में कालाजार की दवाइयां, ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स मेट्रोपोलियन सिटीज में ये कर दिया जाता है। तो ये सारा बात हो गया, तो इतना पॉइंट आपको एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं, बाकी तो आप पढ़वे किए हैं, बाकी आपका पढ़ा हुआ है। लेप्टिमोनाइड फॉर्म, लाइफ साइकिल, मैन, ठीक है, लिस्मेनिया फॉर्म, सैंड फ्लाई, ठीक है, सैंड फ्लाई तो नहीं, तो ये जो चीजें हैं कालाजार में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हम PDF आपको सेंड कर देते हैं और PDF से आप कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कुछ पूछना है किसी को? कितना पॉइंट आप लिखिएगा इसमें? ऐसे सिस्टमेटिक पोजीशन जो लिखे हुए थे, सिस्टमेटिक पोजीशन में वही रहेगा, फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम प्लाज्मोडर्मा, क्लास मस्तिगोफोरा, सब क्लास जू मस्तिगोफोरा, ऑर्डर प्रोटोमेनिडिया, जीनस लिस्मेनिया, स्पेसीज डोनावानी। हिस्ट्री क्या हो गया? इट इज फाउंड डिस्कवर बाय द लिस्मेनियन एंड डोवियन, दो व्यक्ति ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम लिस्मेनिया डोनावानी हो गया 93 में। हैबिटेट की बात करेंगे तो ये एंडो पैरासाइट होता है, या आपके बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक के रास्ते से लीवर को, स्प्लीन को, बोन मैरो को, इस सब चीजों को प्रभावित करता है। ठीक है, अक्रेंस की बात करेंगे तो हमने कहा कि यह कुछ महादेश में मिलता है, इसके अलावा आसाम, बिहार, पंजाब, बिहार, बंगाल, यूपी, मद्रास, चाइना, इन सब क्षेत्रों में पाया जाता है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डिफरेंट फॉर्म में इसके स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि इसके कई स्टेज है, जिसमें 2 स्टेज की बात की गई, एक लिस्मेनिया फॉर्म और दूसरा जो राउंड होता है, इसको मस्तिगोटी फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, मैन में ही पाया जाता है, 1.5 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होता है। और दूसरा था लेप्टिमोनाइड फॉर्म। ठीक है, इसको हम लोग प्रो मस्तिगोटी, तो पहले वाले को मस्तिगोटी और दूसरे वाले को प्रो मस्तिगोटी फॉर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मुख्य रूप से फ्लाई के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, ये हो गया। जो पॉइंट आपको इजी लगेगा, हम जो भेजेंगे उसमें जो पॉइंट इजी लगेगा उसी पॉइंट को लिखना है, बाकी पॉइंट में कोई दिक्कत ये नहीं करना, तो बाकी पॉइंट लिख लीजिएगा, लेकिन जो पॉइंट ये है, अब पूछेगा किस तरह से क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल जैसे ही पूछेगा तो आपको साइक्लिक फॉर्म में जाना होगा। ठीक है, लेकिन इस सब बात को आप आसानी से लिख सकते हैं और पीरियड ऑफ टाइम, डायग्नोसिस, ये सब चीजों को दोहरा सकते हैं। फिर कहा गया कि लाइफ साइकिल कैसे इसका चलता है, तो लाइफ साइकिल जब पूछेगा तब आप बताइएगा कि पहला जो होता है मैन में और दूसरा होता है सैंड फ्लाई में। लेकिन जब लाइफ साइकिल नहीं पूछेगा तो इतना बात और जो शुरू के बातें हैं उसको लिख सकते हैं। लाइफ साइकिल जब पूछेगा तो इस पॉइंट्स को लिख देंगे थोड़ा बहुत करके और उधर लाइफ साइकिल वाले को फोकस कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैन में या जो बाकी है ऑर्गेनिज्म उसमें। ठीक है, अतुल समझ में आया? अतुल, नेटवर्क खराब है। अच्छा, हम PDF इसका भेज रहे हैं। ठीक है, PDF से देख लीजिए, फिर प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा, अभी टाइम है, इसको रिवाइज करेंगे हम लोग फिर दोबारा।
लेकिन देख लीजिए, पहले एक बार देख लीजिए, अगर हो जाएगा बढ़िया से तो अब तो बहुत सारा डाटा आपके पास हो गया है। हम भेजते हैं। चलिए भेज देते हैं पहले हम, ठीक है, उसके बाद